आज बारी है तटीय मैदान की। ये मैप देखते हैं तो हम बता चुके हैं इसमें कलर का भी महत्व है। जो जितना हाइट है वो येलो में उतना ज्यादा डार्क हो गया है। तो यहाँ हिमालय हाइटेड है इसलिए येलो का डार्क वर्जन क्या बना, ब्राउन। जो प्लेन्स है वो कैसे है, ग्रीन है। तो तुम देखोगे तटों पे ये ग्रीन कलर आ रहा है, ये किसका है, मैदान का है। मतलब सी से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो कैसा है, मैदान है। तो सबसे पहले मैदान है, फिर जब कगार आएगी तो वो घाट है, और फिर जब सपाट एरिया पहुंच जाओगे वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अगर इस तरीके से अपन समझे, ये सबसे ऊपर क्या है, प्लेट्यू है, फिर इसकी जो कगार है ये क्या है, घाट से, और फिर जो समतल मैदान है थोड़ा सा, और इसके आगे क्या है फिर सी। तो ये जो प्लेन्स एरिया है ये ही क्या कहलाते हैं, तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स। इतनी बात क्लियर है। अब ये बताओ बने कैसे, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स किसके द्वारा लाए गए, नदियों के द्वारा और समुद्र के द्वारा, क्योंकि समुद्र की जो वेव्स है वो भी बार बार तटों पे आती हैं और पीछे जाती हैं, तो वो हर बार अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं और छोड़ के चली जाती हैं। तो बहुत समय में एक सकरा सा क्या बन गया है, मैदान। वेस्टर्न साइड का मैदान पतला है, सकरा है, और ईस्टर्न साइड का चौड़ा है। क्यों, देखो पश्चिम घाट की तरफ क्या है, स्लोप है, तो नदियां डायरेक्ट समुद्र में जा रही हैं, उनको सेडिमेंट डिपॉजिट करने के लिए ज्यादा एरिया मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जितना ज्यादा स्लोप होगा सेडिमेंट्स नदी के साथ चले जाएंगे, वो डिपॉजिट नहीं होंगे। और ईस्टर्न साइड ढलान क्या हो गया, मंद हो गया है। तो जैसे जैसे मंद हो जाता है ढलान, जो नदियां वो सेडिमेंट्स को बाजू में डिपॉजिट करती जाती हैं। तो इस तरफ जो ढलान है वो कम है और इस तरफ कैसा है, तीव्र है। तो यहाँ की नदियां डायरेक्ट वो जो सेडिमेंट्स है किस में मिला दे रही हैं, समुद्र में, लेकिन इस तरफ उन्हें डिपॉजिट करने के लिए एरिया मिल रहा है। ये कारण है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन लिखो तटीय मैदानों का। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर एंड ओशियन, नदियों और समुद्र द्वारा लाए अपसादों के निक्षेपण से। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर एंड ओशियन। अब इनका विस्तार कहां से कहां तक है, अभी पूरे तटीय मैदान की बात चल रही है, अभी क्लासिफिकेशन नहीं करना वेस्टर्न और ईस्टर्न का। कहां से कहां तक फैले हुए हैं, अगर अपन इनका एक्सटेंशन देखें, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर वेस्ट एंड ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। वेस्ट एंड ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों किनारों पे क्या बने हुए हैं, मैदान बने हुए। अब इनका क्लासिफिकेशन देखना है तो इनको कितने भाग में बांटा गया है, दो में, वेस्टर्न वाला पश्चिम तटीय मैदान और ईस्ट वाला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो अब एक एक करके पढ़ेंगे। तटीय मैदान के दो पार्ट हैं, एक वेस्टर्न में वेस्टर्न और ईस्टर्न में ईस्टर्न। एक मैप बना लेना, और कौन सा वर्ड साइलेंट है इसमें, बड़ा। करें स्टार्ट, ठीक है। तो ये कौन सी खाड़ी है, गुजरात साइड दो खाड़ी दिखती है, ये पहली वाली कौन सी है, कच्छ की खाड़ी, और ये खंबात की खाड़ी।
तो हम देखते हैं यहां से तो पाकिस्तान चालू है, ऐसा कराची आ जाता है। भारत की कोस्टल लाइन कितनी है? 61। मुख्य भूमि की तो 61 क्या है, 100 है। और टोटल कितनी है अगर आइलैंड्स भी ले लें तो 75-16.6 किलोमीटर है ना। तो ये जो फैला है, अगर इसका एक्सटेंशन पूछा जाए कितनी लंबाई में फैले हैं दोनों कोस्टल प्लेन, तो ये भी कितने में फैले हुए हैं, 6100 में। इतनी बात क्लियर है। कहां से चालू होता है ये कोस्टल प्लेन? कच्छ की खाड़ी से लेके कन्याकुमारी तक, वेस्टर्न वाला। तो इसका एक्सटेंशन लिखो, गल्फ ऑफ कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक। यहां से लेके यहां तक आएगा। इसके फिर 5 पार्ट हैं, उनको ड्रॉ करेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां से कहां तक है? कच्छ खाड़ी से कन्याकुमारी तक। ये चौड़ा ज्यादा होगा या कम होगा? कम है, तो लिख लो इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर। कम होने का कारण है पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढलान है वो तीव्र है, जिस कारण नदियां डेल्टा ना बना के क्या बनाती हैं, एस्चुरीज, और डायरेक्ट अपने डिपॉजिट समुद्र में गिरा देती हैं, जिससे वो डिपॉजिट किनारों पर नहीं हो पाते। फिर लिखना है इसका क्या विवरण, वेस्टर्न घाट्स की डिटेल। अच्छा एक चीज बताओ, जब यहां से ऐसा चलना चालू करोगे पृथ्वी पर, तो सबसे पहले कौन सा ओशियन आएगा? इस तरफ पैसिफिक आएगा, मतलब अटलांटिक आएगा ना। इंडियन ओशियन तो लगा ही हुआ है, लेकिन इस तरफ चलोगे तो सबसे पहले इंडियन ओशियन, फिर अफ्रीका और देन अटलांटिक। इसलिए इसको अटलांटिक तट की संज्ञा दी गई है। अटलांटिक कोस्ट भी बोला जाता है इसे। किसे? वेस्टर्न को अटलांटिक तट। अगर पूछा जाए ईस्टर्न वाले को क्या बोला जाता है, तो पैसिफिक। भारत के पश्चिम तट को क्या बोला जाता है? अटलांटिक तट। अब इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो हमें वो देखना है किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो हेडिंग डाल लेना अन्य नाम। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखना है इसे कच्छ की खाड़ी में जाना जाता है, किस नाम से? कच्छ तट के नाम से। यहां से यहां तक कच्छ की खाड़ी में इसे किस नाम से जाना जाता है? कच्छ तट के नाम से। कहा? कच्छ की खाड़ी में। ये पूरी कच्छ खाड़ी है ना। फिर ये जो गुजरात है, इधर देखो, गुजरात जो है, गुजरात का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये इतना जो पेनिनसुला है, सौराष्ट्र है ना, और इसी को बोलते हैं काठियावाड़। तो ये वाला जो तट है ये कहलाता है काठियावाड़ का तट। कहां पर? इसको लिखना है कच्छ की खाड़ी से चालू होता है और कहां तक जाता है? दमन दीव तक। इसको बोलते हैं काठियावाड़ का तट या फिर काठियावाड़ तट। कहां से कहां तक लिखोगे? कच्छ की खाड़ी से चालू हुआ है और दमन दीव तक गया है। कच्छ खाड़ी से कहां तक गया है? दमन तक। अगर इसमें स्टेट पूछा जाए, काठियावाड़ का जो कोस्ट है किस स्टेट में आएगा? गुजरात में, क्योंकि दमन महाराष्ट्र नहीं जाता है। महाराष्ट्र से सिर्फ सीमा साझा कौन करता है? दादर और नागर हवेली। दमन नहीं करता है। यहां तक कोई डाउट? अब लिखना है दमन से गोवा तक किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोंकण नाम से। कहां तक? गोवा तक। गोवा तक इसका नाम है कोंकण तट।
इस तट की विशेषता लिखना है। इस तट की एक विशेषता है, ये किस उसके लिए फेमस है? काजू के लिए। कोंकण तट जो फेमस है, फेमस फॉर द काजू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखना है गोवा से मंगलोर। मंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। मंगलोर, इसको जाना जाता है कन्नड़ कोस्ट के नाम से, KANNADA, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट कहां से कहां तक? गोवा से मंगलोर। अच्छा, स्टेट तो अपने आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो ना, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। गोवा से मंगलोर माने गोवा और कर्नाटक। इसको एक और नाम दिया गया है, वो भी लिख लेना, कनारी कोस्ट। कनारी तट। इसी का एक और नाम है कनारी तट। और अब अंतिम वाला कहां से कहां तक एक्सटेंड हो जाएगा? मंगलोर से कन्याकुमारी। तो ये कहां से होके जाएगा? कर्नाटक, केरल और फिर अंततः तमिलनाडु। इसका क्या नाम है? मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? एक्सरसाइज तो समझ गए ना, अभ्यास बताओ, इंपॉर्टेंट है। तीन लोगों के बीच में, देशों के बीच में, लोगों की एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। सर्च कर रहा है। 4 देशों के बीच में होती, पहले 3 पे होती थी, फिर ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया, यूएसए, भारत और जापान, और फिर 4th कौन ऐड हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। यहां तक लिख लिया। चीज होती है पाश्च जल, यानी बैक वाटर। क्या होता है ये, पहले तो ये बताओ। बैक वाटर ये नहीं सुना होगा तो लेगून तो सुना होगा। लेगून बता दो। समुद्र का पानी लॉक हो जाता है। इस तरीके से देखो, जब समुद्र का पानी समुद्र से पूरी तरीके से पृथक हो जाता है तो उसी वाटर बॉडी को फिर क्या बोलते हैं? बैक वाटर। लेगून उसका एक स्थानीय नाम है ना। ईस्टर्न कोस्ट पे उन्हें बोलते हैं लेगून और वेस्टर्न पे बोलते हैं कयाल, लेकिन उसका जो एक कॉमन टर्म है वो क्या है? बैक वाटर। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्या है बैक वाटर की? समुद्र से अलग हुआ जल निकाय, वाटर बॉडी सेपरेट फ्रॉम द ओशियन। और ये डायग्राम दिख रहा है, समुद्र का पानी एक स्ट्रीम से अंदर आ रहा है, धीरे धीरे ये स्ट्रीम भी क्या हो जाएगी? लॉक हो जाएगी, या फिर एक छोटी स्ट्रीम से तो जुड़ा रहता है हमेशा। तो उस वाटर को क्या बोलते हैं अपन? बैक वाटर। और ये कहाँ हो सकते हैं? सिर्फ कोस्ट पे। पानी बहुत अंदर तो आ नहीं सकता समुद्र का, तो ये जो लेगून है या बैक वाटर है कहाँ पाए जाते हैं? कोस्ट पे। इन्हीं के 2 अलग अलग नाम है। तो नाम क्या है इनको? मालाबार कोस्ट पे बोलते हैं कयाल, और ईस्टर्न कोस्ट पे बोलते हैं क्या? लेगून। हाँ, इन्हीं बैक वाटर के 2 स्थानीय नाम है। मालाबार कोस्ट पे क्या बोला जाता है इन्हें? कयाल। और पूर्वी तटीय मैदान पे क्या बोला जाता है? लेगून। इतनी बात क्लियर है? तो अब बताओ केरल में कौन सी झील है? एक टाइप से ये झील हो गए, है ना। तो केरल की झील कौन कौन सी है? वेम्बनाड और ठीक है, और एक अष्टामुडी। तो जो अष्टामुडी और वेम्बनाड जो है वो किस टाइप की झील है? कयाल या फिर बैक वाटर टाइप की। तो मालाबार कोस्ट पे उन 2 झीलों के नाम लिख लो, वेम्बनाड और अष्टामुडी।
बेम्बनाड अष्टामुडी। क्या खासियत है बेम्बनाड की? दोनों कहाँ है? केरल में। और कोस्ट पूछा जाए तो मालाबार या फिर वेस्टर्न कोस्ट। हाँ, क्या खासियत है बेम्बनाड की? लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। जो केरल साइड तुम लोगों ने देखा है नौका दौड़ होती है, वो इसी में होती है। तो लॉन्गेस्ट है तो कितनी लॉन्गेस्ट है? ये है बेम्बनाड, दिख रही है? ये गोले में ना फैले होके कैसे फैली हुई है? लंबाई में। तो कितनी लंबी है? 75 किलोमीटर। लिख लेना बेम्बनाड में लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। और कितनी लॉन्गेस्ट? 75 किलोमीटर। ईस्टर्न पे जो आएगी वो उन्हें ईस्टर्न कोस्ट में लिखेंगे, बस वहां समझ जाना बैक वाटर माने क्या और लेगून माने क्या। अब हेडिंग डालना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या हो गया? 75, 75। अब लिखना ईस्टर्न प्लेन्स। ये कहां से कहां तक है? तो लिखना गंगा के मुहाने से। गंगा का मुहाना यानी भारत में गंगा का एक्सटेंशन क्या? हुगली। तो लिखना गंगा के मुहाने से कन्याकुमारी तक। फ्रॉम द माउथ ऑफ गंगा टू कन्याकुमारी। माउथ यानी जहां पर आके नदी समाप्त हो रही है। तो गंगा तो एक्चुअली बांग्लादेश में समाप्त हो रही है, लेकिन उसका इंडियन एक्सटेंशन किस नाम से जाना जाता है? हुगली के नाम से। फरक्का बैराज पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है गंगा। तो जो पश्चिम बंगाल में आ जाती है वो क्या कहलाती है? हुगली। और जो बांग्लादेश में चली जाती है वो पद्मा या फिर भागीरथी के नाम से जाती है। यहां तक बात क्लियर है? इसकी चौड़ाई कम होगी है ज्यादा? ज्यादा। तो इसकी वेस्टर्न कोस्ट से जस्ट डबल है, 100 से 130 किलोमीटर। इसकी उपमा या टाइटल क्या होगा? पैसिफिक तट। तो लिख लेना इसको क्या बोला जाता है? प्रशांत तट की संज्ञा दी गई है। पैसिफिक कोस्ट। क्यों? क्योंकि ये पैसिफिक साइड है और ये अटलांटिक साइड था। फिर इसके भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इसको भी जाना जाता है। जैसे उत्कल कोस्ट उड़ीसा में, फिर उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश में, और फिर कोरोमंडल कहां पर? तमिलनाडु में। तो देखते हैं कहां से कहां तक जाना जाता है। तो हेडिंग डाल लेना अन्य नाम करके। तो सबसे पहले लिखना गंगा के मुहाने से चालू होता है और कहां तक आता है? महानदी के मुहाने तक। इसे जाना जाता है किस नाम से? उत्कल कोस्ट के नाम से। राष्ट्रगान में सुना होगा ये वर्ड, उत्कल तट, UTKL। कहां से लिखना इसका एक्सटेंशन? फ्रॉम द माउथ ऑफ गंगा टू महानदी के माउथ तक, या फिर डेल्टा ऑफ महानदी। क्योंकि ईस्टर्न साइड की नदियां क्या बना रही हैं? डेल्टा। बना दें क्या? ये गंगा और ये ऐसी आती है महानदी। तो महानदी और गंगा मुहाने के बीच जो तट कहलाता है वो किस नाम से कहलाता है? उत्कल कोस्ट के नाम से। इस कोस्ट का अगर एक्सटेंशन लिखें स्टेट वाइज, तो पहला स्टेट उड़ीसा होगा, वेस्ट बंगाल, और फिर उड़ीसा, है ना? तो ये मैप से क्लियर है। इस कोस्ट में कौन सी झील आ रही है? चिल्का। और चिल्का इज अ टाइप ऑफ लेगून। तो लिख लेना इस तट की विशेषता, इसमें कौन सी झील आ रही है? चिल्का झील। चिल्का लेक इसी कोस्ट पर पाई जाती है। किस टाइप की हो रही है? लेगून। लेगून से ईस्टर्न कोस्ट पे नाम है किसका? बैक वाटर का, पास से जल का।
जो वेस्टर्न पे क्या नाम था? कयाल। चिल्का की क्या खासियत है? ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी झील है। इस पे एक, इसके अंदर मतलब इसके बीचों बीच एक सेंचुरी है, वो कौन सी है? भीतरकनिका है, मतलब आगे देखो ये कोस्ट है और ये जाती जा रही है, ये जो अंदर बैक वाटर है ये क्या है? चिल्का झील है। और इस पे एक बर्ड सेंचुरी है, ये नाम लिखा है, तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, नलबाना सेंचुरी, लिख लो, इसी कोस्ट के अंदर है नलबाना बर्ड सेंचुरी। ये आ गई झील समझ में। और ये लग रहा है ना लेगून है, माने समुद्र का पानी अंदर धस गया है और इन क्रीक ने इनको क्या कर लिया? कवर कर लिया है। नलबाना NALBANA, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी किस झील के अंदर सिचुएटेड है? चिल्का झील में। और स्टेट पूछा जाए तो उड़ीसा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना, महानदी से लेके कृष्णा नदी तक, यानी ये यहां तक, ये यहां से लिखो ना, महानदी से लेके कहां तक? कृष्णा नदी तक। इसका क्या नाम है? उत्तरी सरकार तट, कृष्णा नदी तक। हाँ, उत्तरी सरकार तट, CIRCAR, नदन सरकार कोस्ट। कहां से कहां तक? महानदी मुहाने से लेके कृष्णा नदी तक। ये अपनी कृष्णा नदी आके यहाँ क्या हो जाती है? समाप्त। अच्छा, जो राष्ट्रगान है उसमें कोशिश की गई है भारत के हर क्षेत्र का नाम एक बार आए, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स को दिक्कत है कि उनका नाम नहीं आता है। किन स्टेट को दिक्कत है? देखो, जब बना तब तो 28 स्टेट थे नहीं, तो नाम उनका स्टेट वाइज नहीं है, लेकिन उनके रीजन का जरूर कहीं ना कहीं मेंशन रहता है। लेकिन वो क्या चाहते हैं कि हमारा नाम झारखंड नाम से ही आए, हमारा नाम मध्य प्रदेश के नाम से आए। तो नहीं, मध्य प्रदेश तो आता ना, मध्य प्रदेश उस समय उपलब्ध होगा। अब उस समय तेलंगाना तो उपलब्ध नहीं था ना, तो अब नया राष्ट्रगान अपनाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ भी नहीं था तब। ठीक ठीक, अब वो नहीं। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट की एक विशेषता लिख लो। इस तट में कृष्णा और गोदावरी के बीच में एक झील है कोलेरू, वो झील लिख लो, लेकिन वो लेगून नहीं है, बस याद रखना है ना, वो अंदर है। कौन सी? कोलेरू, KOLLERU, कोलेरू लेक। किस कोस्ट पर है? उत्तरी सरकार कोस्ट पर। कोलेरू लिखें। कोलेरू लेक किन दो नदियों के बीच में? कृष्णा और गोदावरी के बीच में। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखना कृष्णा से कहां तक? कावेरी तक, या फिर पूरे यही नीचे तक मान सकते हैं अपन, लेकिन उसका एक्सटेंशन सिर्फ कावेरी तक मानते हैं। तो कावेरी यहां आके क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये कौन सा तट हुआ? इसका नाम लिखना कोरोमंडल कोस्ट। बात है नहीं, कोरोमंडल तट। कहां से कहां तक? कृष्णा से कावेरी तक। कृष्णा से कावेरी तक कौन सा कोस्ट? कोरोमंडल। इस पर एक लेगून है, कौन सी लेगून है? जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर, सॉरी तमिलनाडु की सीमा पर है, पुलिकट। तो लिख लो, इस कोस्ट की लेगून का नाम क्या है? पुलिकट। पुलिकट लेक, ये लेगून का टाइप है। क्या खासियत है इसकी? सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की किस पर है? बॉर्डर पर है, लेकिन इसका 76% कहां पर आता है? आंध्र प्रदेश में ही आता है। वो तमिलनाडु में सिर्फ कितना आता है? 24%। खासियत क्या है इसकी? इस पर इसरो का एक सेंटर है, कौन सा?
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, नहीं एपीजे अब्दुल कलाम तो व्हीलर द्वीप पे। कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो लिख लेना पुलिकट झील पे इसरो का कौन सा सेंटर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश में। किस लिए काम आता है ये? मिसाइल टेस्टिंग। मिसाइल मैन कौन थे? एपीजे अब्दुल, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप आता है उसके नाम। सैटेलाइट लॉन्चिंग है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, इसलिए कहते हैं डेली आओ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अगर इसका स्टेट पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, अब एक फैक्ट लिख लो। ये फैक्ट है, कभी कभी पूछा जाता है कि वेस्टर्न कोस्ट को ईस्टर्न कोस्ट से कौन सी पहाड़ियां अलग कर रही हैं। तो सबसे सदर्न मोस्ट पहाड़ी कौन सी थी? अन्नाईमुडी सबसे सदर्न मोस्ट। नागरकोयल। तो लिख लो नागरकोयल इन दोनों को क्या करती है? सेपरेट करती है। इन दोनों तटों को एक दूसरे से क्या करती है? अलग अलग करती है नागरकोयल। सबसे ऊपर नीलगिरी, पालघाट, अन्नामलाई, पलनी, कार्डमम मिलके बन गई अन्नाईमुडी। फिर उसके नीचे सबसे पहले सैनकोटा, फिर अगस्तमलाई और फिर नागरकोयल। लिखो आगे। ये हो गया अपना क्या? तट पूरा। हेडिंग डालना ग्रेट इंडियन डेजर्ट। व्हाट इज डेजर्ट? ये मरुस्थल। बताओ। मरुस्थल, और मरु माने हर चीज वहां मर रही है, कुछ भी पैदा नहीं हो रही, माने इनफर्टाइल है, अनु उर्वर, सैंड। तो इसका मतलब मरुस्थल तुम एक ही टाइप का मानते हो, गर्म मरुस्थल। तो लद्दाख में सैंड है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इनफर्टाइल लैंड है, और ऐसा लैंड है जो पौधों और इंसानों के जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यानी प्रतिकूल है। अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द प्लांट्स एंड ह्यूमन। और सबसे इंपॉर्टेंट कैसा लैंड है? इनफर्टाइल। तो डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले डेजर्ट की। अनउर्वर स्थल या फिर भूदृश, अनउर्वर भूदृश यानी इनफर्टाइल लैंड। और दो खासियत है इसकी। अच्छा, एक चीज इसमें स्किप कर दी। यहाँ पे ऐसा क्या चीज हम प्रोवाइड करा दें जिससे ये उर्वर भी हो जाए और लोगों को रहने के लिए भी अनुकूल हो जाए और पौधों के लिए भी हो जाए? किस चीज की यहाँ कमी हो रही? वाटर की। तो ऐसा अनउर्वर भूदृश है जहां पर क्या वर्षा की मात्रा कम है, और वो कम मात्रा के कारण अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द प्लांट्स एंड ह्यूमन। तो दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखना। क्या? वर्षा कम यानी लो रेनफॉल, और दूसरा प्रतिकूल परिस्थितियां, अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो डेजर्ट क्या है? इनफर्टाइल लैंड है, और क्या है उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर? लो रेनफॉल और दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द प्लांट्स एंड लिविंग बींग्स। दो टाइप के होते हैं, एक गर्म और एक ठंडा। गर्म यानी इतना गर्म है कि वहां पे बरसात की मात्रा 0 और वहां का टेम्परेचर अधिकतर समय क्या रहता है? हाई रहता है। और ठंडा ऐसा है वहां पे क्या जम रही है? बर्फ ही बर्फ जम रही है। तो दोनों ही कंडीशन लिविंग बींग्स के लिए फेवरेबल नहीं है ना। तो ऐसे लैंड को बोलते हैं अपन डेजर्ट। तो अगर चाहो तो लिख लेना, दो टाइप के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल और एक ठंडा मरुस्थल। और जो भारत वाला है वो कैसा है? गर्म है। लेकिन भारत में अब बोलने लगे लद्दाख कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन अपन सब थार पढ़ेंगे, है ना। सब कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लेना, दो टाइप के, गर्म डेजर्ट और ठंडा डेजर्ट, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, है ना, क्योंकि हर बार हम ठंडा स्किप कर जाते हैं। सबसे बड़ा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका डेजर्ट नाम से भी एक डेजर्ट है, लेकिन वो कोल्ड है, इसलिए हमारी पढ़ाई में नहीं आता। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए और अंटार्कटिका ऑप्शन में है तो अंटार्कटिका आंसर होगा, और नहीं है तो फिर सहारा होगा। और सहारा कैसा मरुस्थल है? गर्म है। तो वो गर्म कैटेगरी का सबसे बड़ा है, ओवरऑल सबसे बड़ा नहीं है। ओवरऑल सबसे बड़ा क्या है? अंटार्कटिका। सहारा मरुस्थल। एक सहारा मरुस्थल का नाम सहारा क्यों ये पूछ रहे हैं पहले, ये तो अनसहारा हो गया। बताओ फिर।
सहारा अरबी शब्द है, उसका मतलब भी मरुस्थल होता है ना, सहरा होता है, उसको अपन ने सहारा बोल दिया। लेकिन अब आगे बढ़ाओ, हेडिंग डालना ग्रेट इंडियन डेजर्ट। पहले ये वीडियो देख लेना, एक कर दे प्ले, ये प्ले होगा। ये थारा डेजर्ट कहाँ है? भारत के पश्चिमी हिस्से में। इसका 85% हिस्सा भारत में है और 15% पाकिस्तान में। अगर इसकी बाउंड्री देखें तो वेस्टर्न में क्या है? इंडस रिवर प्लेन, नॉर्थ में पंजाब प्लेन, ईस्ट में अरावली और नीचे रन ऑफ कच्छ। इसका 61% जो एरिया है वो राजस्थान में है, बाकी कुछ हिस्सा गुजरात में, कुछ पंजाब और कुछ हरियाणा में। इसके भी दो पार्ट हैं, वेस्टर्न थार ये हेविली एरिड है और ईस्टर्न पार्ट ये क्या है? सेमी एरिड। अभी बताएंगे क्या होता है ये। वेस्टर्न को बोलते हैं मरुस्थली और ईस्टर्न को बोलते हैं बांगड़ यानी बागर। ईस्टर्न से एक नदी जाती है, उसका नाम कौन सी है? लूनी। ठीक, यही सब अपन को अब क्या करना है? ड्रॉ करना है। इसका उस तरफ का ढलान उधर है और नीचे का नीचे। ठीक, ढलान है ना स्लोप। इतनी बात क्लियर है? और रेनफॉल कितनी है? लेस देन 150 mm। हेडिंग डाल लेना और मैप पे बना लेना। इस तरफ थोड़ा सा हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान में 15% और 85% भारत में। तो लिखना है ग्रेट इंडियन डेजर्ट का क्या नाम है भारत में? थार मरुस्थल। और ये बना हुआ है थार मरुस्थल। इसका लिख लेना 85% जो एरिया है वो कहाँ है? इंडिया में, और 15% जो भाग है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, हिंदी में भी ग्रेट इंडियन डेजर्ट ही लिखना है ना, महान भारतीय मरुस्थल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक्सटेंशन में क्या लिखोगे? अरावली के वेस्ट में, तो अरावली रेंज के पश्चिम में है। वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली रेंज। अरावली ऐसा ही फैला हुआ है, कहां से कहां तक? गुजरात से दिल्ली, पालनपुर से दिल्ली तक। कितना लॉन्ग है? 800 किलोमीटर। और हाईएस्ट पीक गुरु शिखर उस दिन। अब लिखो इसका क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर टोटल। दो लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। ठीक, अगर लिखना है तो फिर इसकी अब सीमा है क्या? क्या पूरब में हो गया? अरावली इसके पूरब में है ना, लेकिन ये तो अरावली के वेस्टर्न में है ना। क्यों नहीं दिख रहा? और बड़ा लिखे, अरावली के पश्चिम में 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब इसकी सीमाएं लिख लो यानी बाउंड्रीज। अभी देखा था वीडियो में, नॉर्थ में क्या था? पंजाब मैदान, पंजाब प्लेन्स। ईस्ट में तो अरावली है। वेस्टर्न में सिंधु मैदान यानी इंडस प्लेन। और साउथ में कच्छ का रण या फिर रण। रण माने मरुस्थली होता है ना। वो मूवी देखी है, क्या बोलते हैं, बाजीराव मस्तानी नहीं, उसके पहले कौन सी आई थी? गोलियों की रासलीला, क्या नाम था? रामलीला। उसमें एक शायरी है ना, समुंदर में डूबे नहीं, घमंड में डूबे समुंदर को भी कहाँ पता था कि एक दिन बंजर रण बन जाएगा। तो वो यही रण है। रण माने जब समुंदर था तो बहुत गुरूर था, लेकिन अब एक दिन वो क्या बन गया? रण, बंजर हो गया, कोई काम का नहीं रह गया। तो ये रण ऐसे ही बना है। ये पहले किसका पार्ट था? अरेबियन सी का। फिर कुछ कारण से ये हिस्सा उठ गया तो पानी से क्या हो गया? बाहर आ गया। और फिर कैसा हो गया? अनुर्वर। अनुर्वर यानी इनफर्टाइल। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ बरसात नहीं होती, रेतीली जमीन है, गर्म ज़्यादा होती है, सारी फर्टाइलिटी के लिए जो फीचर चाहिए वो सारे क्या कर गए? खत्म हो गए, इसलिए ये इनफर्टाइल हो गया।
तो ये वो ही रण है। ठीक, अब इसमें ये लिख लेना इसका मेजर पार्ट यानी 61% पार्ट कहां पर है, राजस्थान में, और बाकी किस किस स्टेट में फैला है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो एक्सटेंशन में चाहो तो ये चारों राज्य और लिख लो, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। और राजस्थान में कितना परसेंट भाग है इसका, 61, यानी मेजर पार्ट इसका राजस्थान में ही है। तो इसके दो पार्ट लिख लेना, कौन कौन से, पश्चिमी भाग और टू पार्ट्स हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न को क्या बोला जाता है, वीडियो में नहीं देखा था, बांगर है वेस्टर्न। पश्चिमी भाग को बोला जाता है मरुस्थली और ईस्टर्न भाग को बांगर। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, इसको बोला जाता है मरुस्थली और इसको बोला जाता है बांगर, BAGAR। दो शब्द आए थे, हेवीली एरिड रीजन यानी अधिक शुष्क क्षेत्र, क्या हुआ ये, अधिक शुष्क क्षेत्र, और सेमी यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड रीजन। क्या अर्थ है ये, शुष्क माने तो बरसात कम, तो यहां पे बरसात बिल्कुल नहीं हो रही, यहां पे थोड़ी थोड़ी हो रही है। क्या हो रहा है ऐसा कि यहां कम हो रही है और यहां थोड़ी सी हो रही है, अरावली। जब मानसून विंड्स ऐसी आती हैं तो वो इसके पैरेलल निकल गई, किस पार्ट से, वेस्टर्न से, लेकिन ईस्टर्न में थोड़ी बहुत टकराती हैं जिससे थोड़ी बारिश हो जाती है। तो हम पढ़ते हैं ना, जो मानसून विंड्स पड़ेंगे जब जलवायु में, तो सारी बरसात तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड हो गई, और बाकी जो इस तरफ मानसून विंड्स जाती है उनमें अरावली पैरेलल हो जाता है, तो जिससे वो मानसून विंड्स यहाँ रुक नहीं पाती और वो जाके सबसे पहले किससे टकराएंगी, हिमालय से। तो जब यहाँ से जाती हैं थोड़ी बारिश गुजरात में होती है, फिर यहाँ नहीं होती, फिर जाके होती डायरेक्ट हिमालय के पास। तो उसका कारण क्या है कि अरावली का जो लोकेशन है वो मानसून विंड्स के पैरेलल में आ गया है, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है जिससे थोड़ा बहुत वो टकरा जाता है, इस कारण। बाकी हैं दोनों कैसे, एरिड रीजन, ये हैवीली है और ये सेमी है। नहीं, मरुस्थली ही नाम है उसका, है ना, डेजर्ट तो पूरा बड़ा लैंड भूभाग है ना। अब ये बताओ अरावली एक क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहा है मरुस्थल से जुड़ा हुआ, मरुस्थल से पूछ रहा है। मरुस्थल के एक्सटेंशन को रोक रहा है, नहीं, मरुस्थल के एक्सटेंशन को रोक रहा है। यहां से हमने पढ़ा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, जेट स्ट्रीम आती है, और भी हवाएं आती हैं, तो वो क्या करती है, अगर ये नहीं होता तो इस रेतीली भूमि को आगे क्या करती, बढ़ाती जाती। तो एक जो अरावली काम कर रहा है वो डेजर्ट के एक्सटेंशन को रोक रहा है। ठीक, एक तो ये काम है, लेकिन उसके बाद भी हम पढ़ते हैं कि अरावली तो लगभग इरोड हो चुका है, तो अभी भी अब ये एक्सटेंशन धीरे धीरे होता जा रहा है। तो सरकार ने डिसीजन लिया है कि यहाँ एक क्या लगाएंगे, बैरियर लगाएंगे दीवार का, जिससे इसका क्या ना हो, एक्सटेंशन ना हो। ये हो गया अपना थार डेजर्ट पूरा। हेवीली एरिड, सेमी एरिड, ARID। वीडियो नहीं देखी थी? हाँ, एक अंतिम विशेषता लिख लेना, क्या जो वीडियो में आई थी, रेनफॉल कितनी है इसकी, 150 mm से कम पर ईयर, लेकिन है ना इसमें जो नहीं, पूरे डेजर्ट में रेनफॉल कितनी लेस है, 150 mm से कम है।